हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री ऑफ में एक बार फिर से स्वागत है। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम न्यूलिथिक एज, जिसको नवपाषाण युग भी कहते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, नवपाषाण काल, जिसको न्यूलिथिक एज भी कहते हैं, जिसमें मेनली प्रागैतिहासिक मनुष्य यानी कि प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे, यानी जिसमें पूर्व साहित्यिक इतिहास होमोनिस द्वारा पहले पत्थरों के औजार के उपयोग के बीच मानव इतिहास की अवधि थी, यानी कि जिसमें रिटर्न सिम्बल्स का लिखना शुरू हो गया था। दोस्तों, इसकी शुरुआत 3.3 मिलियन वर्ष या कहें 3 करोड़ 30 लाख साल पहले और लेखन प्रणालियों का आविष्कार हुआ था। इस काल के मनुष्यों के लेखन प्रणालियों में सिम्बल्स, चिन्हों और छवियों का प्रयोग काफ़ी हद तक बढ़ गया था, और वही प्रणाली इनके बीच सांस्कृतिक विकास व तकनीक विकास का अंतिम चरण भी माना जाता है, जिसमें पत्थरों के औजारों को पॉलिश करने या पीसने, पालतू पौधों या जानवरों पर निर्भरता, स्थायी गांवों में बसने और मिट्टी के बर्तनों और बुनाई जैसे शिल्प की उपस्थिति की विशेषता भी इस काल में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों, नवपाषाण काल के दौरान जो हमें विकास का चरण मिलता है वो हमें होलोसिन युग में रहने वाले प्रजाति वाले मनुष्य के अंदर मिलता है, जिनका अंतिम वर्ष 11,700 वर्ष पूर्व था, जिसमें होलोसिन वर्तमान भूवैज्ञानिक युग भी था। दोस्तों, यह युग वर्तमान से लगभग 11,650 साल पहले पिछले हिमनदों की अवधि यानी कि आइस एज में जो मौजूदा नदी थी उनके खत्म होने के बाद शुरू हुआ था। दोस्तों, आमतौर पर न्यूलिथिक एज के शुरुआती बिंदु पर काफ़ी बहस होती है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों ने नवपाषाण काल प्राप्त किया है, लेकिन आमतौर पर ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि लगभग 20,000 ईसा पूर्व के दौरान मनुष्य ने फसल उगाना और घरेलू पशुधन रखना सीखा, और इस प्रकार वे अब शिकार, मछली पकड़ने और जंगली पौधों को इकट्ठा करने जैसे कार्य पर निर्भर नहीं थे। ऐसा भी अक्सर माना जाता है आमतौर पे कि नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के लोगों ने चट्टानों को अलग करके उससे एक उपयोगी पत्थर के औजार भी बनाए। वहीं अनाज की खेती ने भी नवपाषाण लोगों को स्थायी आवास बनाने और गांवों में एकत्रित होने में सक्षम बनाया। वही दोस्तों, न्यूलिथिक एज के प्रौद्योगिकी यानी कि इसके टेक्नोलॉजी भी 5,000 ईसा पूर्व तक भारत के सिंधु घाटी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूर्व ईस्ट की ओर फैल गई थी। वही बाजरा यानी कि वीट और चावल पर आधारित कृषि समुदाय चीन की हुआंग पे पीली नदी घाटी और दक्षिण पूर्व एशिया, सदर्न ईस्ट एशिया में लगभग वही 3500 ईसा पूर्व में दिखाई दिए थे। इसके साथ ही दोस्तों, मकई यानी कि मक्का, बीन्स और स्क्वैश को 6500 ईसा पूर्व तक मैक्सिको और मध्य अमेरिका में धीरे धीरे पालतू बनाया गया था, यानी कि अब इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अपना लिया गया था फूडिंग के लिए आमतौर पे। वही दोस्तों, कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यह शो करते हैं कि खाद्य उत्पादक संस्कृतियां यानी कि जो फूड कलेक्शन है उसको भी धीरे धीरे पूरे एशिया और यूरोप के प्रारंभिक बिंदु से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसके साथ ही दोस्तों, में सदर्न ईस्टर्न एशिया में पहली बार खेती और पशुपालन का जो प्रूफ मिलता है वो 9500 BC में मिलता है। वही खेती और बसे हुए गांवों पर मामूली तौर पर आधारित जीवन यानी कि जो एक लिविंग सिस्टम था पर्टिकुलर, वो 7,000 ईसा पूर्व या 7000 BCE तक टाइग्रिस और यूफ्रेटस नदी घाटियाँ यानी कि जो अब इराक और ईरान में स्थित हैं, वही सीरिया, इसराइल, लेबनान और जॉर्डन में भी हासिल किया गया था। आमतौर पर उन शुरुआती किसानों ने जौ और गेहूं की खेती की और भेड़ और बकरियों को भी रखा, बाद में मवेशियों और सूअरों को भी रखा। उसमें खेती के लिए इस्तेमाल जमीन यानी कि जो भूमि था उसका जो फैलाव था वो मिडल ईस्ट से उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर यूरोप में 2 मार्गों से फैला था। वही तुर्की और ग्रीस में मध्य यूरोप यानी कि मिस्र, इजिप्ट और उत्तरी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में और फिर स्पेन तक। वही दोस्तों, यूनान में यानी कि ग्रीस में जो हमें कृषि समुदाय के प्रमाण मिलते हैं वो हमें 7,000 ईसा पूर्व में दिखाई देते हैं, और इससे खेती अगले 4 सहस्त्राब्दियों यानी पूरे महाद्वीप सब कॉन्टिनेंट में उत्तर की ओर फैल गई थी। और यही लंबा काल दोस्तों ब्रिटेन और स्कैंडिनेविया में 3000 ईसा पूर्व के बाद तक पूरा नहीं हो पाया था, और जिससे इसे मेसोलिथिक के रूप में भी जाना जाता है। वही दोस्तों, अगर हम नवपाषाण युग की विशेषताएं की बात करें तो ये आमतौर पे नया युग भी था, और इसलिए इसमें कई नए आविष्कार भी हुए जो इसे पिछले 2 एज या युगों से अलग बनाता है। जिसमें कृषि, नवपाषाण युग के लोग रागी, चना, कपास, चावल, गेहूँ और जौ की खेती करते थे, और इसलिए उन्हें खाद्य उत्पादक भी कहा जाता था। वे मवेशी, भेड़ और बकरियों को अक्सर पाला करते थे। ये अगर हम बात करें उपकरण की, तो लोग पॉलिश किए गए पत्थरों से बने औजारों के अलावा अक्सर सूक्ष्म पाषाण ब्लेड का भी इस्तेमाल किया करते थे। वे जमीन अक्सर खोदने के लिए पत्थर की कुदाल और लाठी खोदते थे। इस खोदने वाली छड़ियों के सिरों पर 1 से 2 किलो वजन के रिंग स्टोन भी लगे हुए थे। उन्होंने हड्डी से बने औजारों और हथियारों का भी इस्तेमाल किया। बुरझुम कश्मीर और चिरान बिहार में भी यह अक्सर तौर पे पाया जाता है। वही दोस्तों, अगर हम हथियार की बात करें तो लोग मुख्य रूप से कुल्हाड़ियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। न्यूलिथिक बस्ती के उत्तर पश्चिमी भाग में घुमावदार धार वाले आयताकार कुल्हाड़ियों का उपयोग भी किया जाता था अक्सर तौर पे, और वही दक्षिणी भाग अंडाकार पक्षों और नुकीले बट के साथ कुल्हाड़ियों का उपयोग भी किया करते थे, जबकि आयताकार बट और कंधे वाले कुल्हाड़ियों के साथ पॉलिश पत्थर की कुल्हाड़ियों का उपयोग भी उत्तर पूर्वी भाग में किया जाता था।
वही बात करें अगर आवास की, तो नवपाषाण युग के लोग आयताकार थे। वही गोलाकार घरों में रहते थे और जो मिट्टी और इर्के अक्सर बने होते थे। मेहरगढ़ के लोग मिट्टी ईंट के घरों में रहते थे, जबकि कश्मीर में पाए जाने वाले नवपाषाण स्थल के ज़्यादातर जो अवशेष हैं वो बुर्जों में रहने की सूचना मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी वास्तुकला की यानी कि इसकी आर्किटेक्चर की, तो इसमें आर्किटेक्चर को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान मिला था। इसमें काफ़ी नई चीज़ें बनी व पुरानी चीज़ों में बदलाव भी हुआ, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें टेक्निक की, तो इसमें मृतकों के लिए विस्तृत कब्रें भी बनाई गई थी। ये मकबरे विशेष रूप से आइलैंड में असंख्य हैं, जहाँ कभी भी कई हज़ार मौजूद हैं। ब्रिटिश द्वीपों में नवपाषाण काल के लोगों ने अपने मृत और सड़क वाले शिविरों, हैंज चमक पत्थरों की खदानों और कर्स स्मारकों के लिए एक लंबी बैरो और कक्ष कब्रों का निर्माण किया। अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें, तो मनुष्य ने खाद्यान्न रखने यानी कि फूड स्टोरिंग और पानी जमा करने के लिए सुंदर बर्तन भी बनाए। वही नवपाषाण युग के औजार और हथियार पूरा पाषाण युग से बेहतर और तेज थे। अब औजार बनाने के लिए सेल्ट नामक पॉलिश किए गए पत्थर का उपयोग भी किया जाता था अक्सर तौर पे। कुछ नए विकसित उपकरण जैसे हसिया, धनुष और तीर और उन्नत कुल्हाड़ी नवपाषाण युग में बनाए गए थे। दोस्तों अगर हम नवपाषाण युग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, तो भारत में नवपाषाण युग का समय वही लगभग 7000 से 1000 ईसा पूर्व में था। वही उगाए जाने वाली प्रमुख फसलें अक्सर तौर पर रागी, चना, कपास, चावल, गेहूं और जौ थी। इस युग के लोग अक्सर तौर पर मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को पालते थे। वे एक झील के किनारे गड्ढे में रहते थे। इसके साथ ही लोगों ने पॉलिश किए गए पत्थरों के साथ साथ हड्डियों से बने औजारों के अलावा माइक्रोकुलेटिक ब्लेड का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने अक्सर तौर पर कुल्हाड़ियों, एडजस्ट छेनी और सेल्ट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। वही इस काल के लोग जो थे वो मिट्टी से बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। कहीं कहीं वे मिट्टी ईंट के घरों में भी अक्सर तौर पर रहते थे। संपत्ति पर उनका समान अधिकार होता था और वे एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे। वही भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया में जैसे कि कश्मीर और दक्षिण भाग में जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी इसके नवपाषाण कालीन न्योलिथिक एज की या इसके साइट्स की बस्तियां पाई गई हैं। इसी के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नवपाषाण बस्तियों में मेहरगढ़ जैसे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, बुरझोम कश्मीर में और गुफ कराल कश्मीर, किरन बिहार आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे भी नवपाषाण काल के कई अवशेष मिले हैं। वही जर्फ अल अहमर और टेल अबू हुरेरा दोनों सीरिया में एशिया के प्रमुख नवपाषाण स्थल हैं। तो दोस्तों आज हमने न्योलिथिक एज यानी कि नवपाषाण युग के बारे में बात की है। नवपाषाण काल में कई अहम बदलाव देखने को मिलता है, तो कि मानव अपनी बनाई हुई चीज़ों पर आश्रित रहने लगा। वही नवपाषाण काल को लेकर आज भी कई अहम दस्तावेज पुरातात्विक खोज रहे हैं कि मानव सभ्यता ने समय समय पर अपना जीवन योग रखने लायक और बेहतर जीने लायक बनाया, तभी इसको इम्पोर्टेंट एज भी माना जाता है। अगली वीडियो में दोस्तों हम ताम्रपाषाण यानी कि चालकोलिथिक एज जो कि नवपाषाण और कांस्य युग के बीच का काल है उसकी बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंशुमन।